हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीएनएल TG2 और इसरो के एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से संबंधित है। आज की जो क्लास है हमारी 13 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हमने इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो भी पढ़ा था उनके जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन के आते हैं आपके एग्जाम में, वो उस तरीके के क्वेश्चन, उस पैटर्न के क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, जिस पैटर्न पर बताए जा रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही पैटर्न आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो सिर्फ वैल्यू में थोड़ा बहुत वहाँ पर चेंज हो सकता है, पर कॉन्सेप्ट आपको जो क्वेश्चन का मिलेगा वो यही मिलेगा। हमारी जो क्लास होती है वो डेली इवनिंग में लाइव होती है 5:30 पर, तो आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी आरबीएनएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी पोस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, तो इसके लिए आप हमारी 5 मॉक टेस्ट जो कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसको PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगी। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालिसिस करके इसमें क्वेश्चन को रखा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के पैटर्न और लेवल के आधार पर इसी तरीके का क्वेश्चन आपका पेपर पूछा जाना है। टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर है, तो इस तरीके से 750 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आपकी नज़र हो जाएगी। उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप कवर अप कर पाएंगे और अपने स्कोर को भी इसमें जो है चेक कर पाएंगे। ये डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है और इसके लिए आपको सिर्फ 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आपको मैसेज करना है। बाकी की जानकारी आपको पेमेंट से रिलेटेड यहीं से प्राप्त होगी और यहीं फिर आप जो है अपनी ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का कोई टेक्नीशियन एग्जाम है, पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन PDF नोट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक्स की थ्योरी को बहुत अच्छे से इसमें कवर किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको ये थ्योरी मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हों, उसको इंक्लूड किया गया है। कुछ नए प्रश्न भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जिस तरीके से पूछे जा सकते हैं उनको संभावित प्रश्नों को भी इसमें रखा गया है। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रखे गए हैं आपको। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आज के समय में इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है, लगातार इनकी संख्या बढ़ती जाती है आपके एग्जाम में। तो जिस पैटर्न, जिस लेवल पर आते हैं उन सभी को इसमें रखा गया है ताकि आपकी जो तैयारी है एकदम मजबूत हो सके और आप अपनी जॉब को इसमें सिक्योर कर सके। इसके लिए भी आपको अमाउंट पे करना होगा, ये चार्जेबल है। और यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आपको मैसेज करेंगे तो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की रहने वाली है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत, जो भी अभी तक हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है, जो भी थ्योरी में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, उसके बेस पर आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आपको भागना नहीं है, एक एक प्रश्न आपको बनेगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की कि अगर मान लीजिएगा कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो अगर उसमें 75 का वेटेज है, 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की जो संख्या है वो प्रोबेबली 6 से लेकर के 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर 150 क्वेश्चन है तो वहां पर ये संख्या डबल हो जाती है। लगभग ऐसा होता है कि 12 से 13 क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और बच्चे यहाँ पर थोड़ा डरते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, सारी चीजें आपको सिखाई हैं, सारी चीजें एक एक करके आपको सिखा रहे हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। न्यूमेरिकल भी करेंगे और न्यूमेरिकल में सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आप उसका आंसर अच्छे से निकालते हैं तो वो नंबर आपका 100% पक्का हो जाता है, कोई उसमें गड़बड़ी होने की चांस ही नहीं रहती। थ्योरी वाले क्वेश्चन में तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, पर यहाँ पर आपका आंसर आ गया तो बस उस तरीके बन गया। और बहुत बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आपका यहाँ पर जो इंजीनियरिंग टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसके आधार पर हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, बहुत लो लेवल के, जिसे आप बिल्कुल आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ओम प्रतिरोध का एक तार है जिसमें 3 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो हो रही है, और कितने समय तक हो रही है, वो हो रही है 4 मिनट तक। तो तार जो है उसके किसी भी भाग में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर चार्ज है। जैसे ये हमारा कोई कंडक्टर मटेरियल हो गया, कोई चालक पदार्थ हो गया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों के अंदर ही चार्ज है। अब ये चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, फ्लो होने का मतलब वो बह रहा है। अब चार्ज के फ्लो होने की जो दर है, यानी कितने समय में कितना चार्ज बह गया, जो दर निकल के आई, जैसे जो रेट निकल के आई चार्ज के फ्लो होने की, वही दर विद्युत धारा कही जाती है। तो इसी तरीके का यहां पर क्वेश्चन है कि इसमें आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। कि मान लीजिएगा हमारा कोई एक 5 ओम का तार है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, उसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने समय तक हो रही है? 4 मिनट तक फ्लो की। तो कोई भी हिस्से में उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या की प्रवाह हुई, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल के गुजर गए चार्ज को लेकर के, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको यहां पर बतानी है। बहुत आसान सा सवाल है। तो आपको मैंने बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के अंदर एक चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, वही चार्ज होता है। तो ये चार्ज को हम कूलाम में मेजर करते हैं, इसलिए इसको Q से डिनोट किया जाता है। तो Q बराबर N क्या हो गया? N का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं हर एक पदार्थ में। हाँ, अपने अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो उसकी आउटर मोस्ट सेल जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, सॉरी, यानी कि कुल उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 13 होते हैं। इसी प्रकार के से अगर आप सिलिकॉन की बात करें तो उसमें 14 होते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कार्बन की बात करें तो उसमें 12 होते हैं। इस तरीके से होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। ऐसी नहीं है कि किसी में अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नियत है तो वो इस तरीके से जो मतलब न्यूट्रल स्टेट में पाए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो यहां पर N का मतलब क्या हो गया कि कितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और E का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। समझ आ गई ये बात? ये होता है पहला इस तरीके से फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को हमने लिख लिया। अब दूसरा फॉर्मूला आपको अभी अभी परिभाषा से बताया कि एक परिभाषा से निकल के आई थी कि जो विद्युत धारा है वो होती क्या है? वो जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कूलाम में जो आवेश लेकर के चल रहे हैं उनके प्रवाहित होने की दर को ही तो कहा जाता है विद्युत धारा। तो यहां पर इस तरीके से इसी परिभाषा से एक फॉर्मूला निकल के आया था, वो ये था कि Q इज इक्वल टू आई टी, यानी कि जितना उसमें चार्ज है वो चार्ज कितना होता है जितनी उसमें करंट फ्लो हुई है, और उस करंट के फ्लो होने के समय के जो मल्टीप्लाई यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है उसी को चार्ज कहा जाता है। अब इन दोनों फॉर्मूले को मिक्स किया, तो जब मिक्स करके बनाएंगे तो यहाँ पर ये बन के आ जाएगा कि N बराबर आई टी अपॉन ई। N क्या है? N वही तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या है। तो N वो संख्या हमने फॉर्मूला बना लिया। I क्या है? I कितनी करंट फ्लो हुई है। T क्या है? T यहाँ पर समय दिया गया है। ठीक है। E क्या है? E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की वैल्यू होती है वो आपको बताई थी कि एक आवेश बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलाम जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। ये मैंने आपको बताया था, इसको याद रखना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसा। ठीक है। तो यहां पर अब क्या किया कि यहां पर अब हमने वैल्यू को अपने फॉर्मूले में पुट किया। उससे पहले हमें ये जो समय दिया है ना इसको सेकंड में चेंज करना होगा, क्योंकि इन जो यूनिट यहां पर दी गई हैं उन सभी को एक ही उसमें बनाना होगा कि यूनिट जो हमारी बनती है वो एक ही उसमें बन के तैयार हो। तो यहां पर हमारी जो यूनिट बनी वो सेकंड में बनानी पड़ेगी, एक लेवल पे लानी पड़ेगी ना, क्योंकि जो एम्पियर है ओम हो गया ये एसआई यूनिट है, जबकि मिनट एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट सेकंड है। तो अब मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 60 का, तो ये बन जाएगा हमारा 240 सेकंड। हमें पहले से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कूलाम यहाँ पर चार्ज होता है। हमने फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया तो n बराबर यहाँ पर 3 रख दिया, 240 यहाँ पर t हो गया, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, इसको नॉर्मली कैलकुलेट किया तो जो हमारा आंसर निकल के आया वो इतना निकल के आया। अब आप देख रहे हैं कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन लगते हैं यहाँ पर। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 0, फिर इसके बाद 21 बार और 0, यानी कितने सारे इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। इतने सारे इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है तब जाकर के 5 ओम के प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है उसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो बहुत लाखों की संख्या में इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और लाखों की संख्या में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर में पाए जाते हैं, इसीलिए उनकी जो चालकता कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक तार है उसमें 10 मिनट तक 30 कूलाम जो आवेश है वो प्रवाहित किया जा रहा है, तो विद्युत धारा का आपको मान बताना है।
कि विद्युत धारा जो है वो कितनी होती है। तो विद्युत धारा का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि जो विद्युत धारा होती है वो किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाले जो आवेश हैं उसकी दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यानी कि Q बराबर IT। Q क्या है? आवेश, कितना आवेश प्रवाहित हुआ, T क्या है? समय, कितने समय तक वो आवेश प्रवाहित हुआ, उसी को विद्युत धारा कहा गया है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आपने अगर ये फॉर्मूला याद रख लिया तो आपका ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर आपसे इस तरीके से छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये होता है Q बराबर IT या फिर I बराबर QT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? Q दिया है कि 30 कूलाम है यहाँ पर। इसके बाद टाइम दिया है। टाइम कैसा दिया है? टाइम यहाँ पर मिनट में दिया है, लेकिन टाइम को हमें क्या करना है? सेकंड में बनाना है, क्योंकि ये जो है SI यूनिट में इसको बनाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 में हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे, 600 सेकंड बन जाएगा। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी एम्पियर करंट फ्लो हुई? 0.05 एम्पियर यहाँ पर करंट फ्लो हुई। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम इस तरीके का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से एक आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ये जो आपका एक बिंदु A से B की ओर जो है 10.3 सेकंड से लेकर के 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा का मान एवं दिशा आपको यहां पर बताना है कि जो विद्युत धारा है वो कितनी यहाँ पर फ्लो होगी। तो देखिए समय कितना है यहाँ पर? 10⁻³ सेकंड है, और इलेक्ट्रॉन कितने प्रवाहित हो रहे हैं? 10⁹ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था? I बराबर था Q बराबर, I बराबर फॉर्मूला अभी आपको बताया ना, Q अपॉन T। और Q का फॉर्मूला क्या होता है? जो Q होता है कूलाम होता है, जो आवेश होता है उसका फॉर्मूला होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है और हर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N कहते हैं और आवेश की संख्या को E कहते हैं। जब इसको यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूले को मिक्स कर दिया तो हमारा जो नया फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ? यहाँ पर I बराबर NE अपॉन T, ये फॉर्मूला बन गया। हमें इसी फॉर्मूले की तो जरूरत है। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, एन की संख्या कितनी है? 10⁻⁹, और टाइम कितना है? 10⁻³ सेकंड। ऑलरेडी यहां पर सेकंड में है, तो अब ये सेकंड में है तो कोई यहां पर जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। अब इसको अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारा आंसर यहां पर निकल के आ गया। ये आंसर निकला हमारा 1.6 × 10⁻⁷। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पियर धारा जो है 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल जो है वो कार्य करना पड़ता है। सर्किट में प्रयुक्त जो विद्युत वाहक बल है यानी कि EMF जो है उसकी वैल्यू को आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है Q बराबर IT। Q बराबर, ये वाला तो आपको याद हो गया होगा, बार बार यूज हो रहा है ये फॉर्मूला। Q बराबर IT। Q मतलब कितना आवेश, I कितनी करंट, और T कितने समय तक ये करंट फ्लो हुई है। एक नया फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि E बराबर WQ। E क्या होता है? E होता है विद्युत वाहक बल, या फिर इसे हम विभवांतर भी कहते हैं। तब कहते हैं जब ये विभवांतर हो हमारे किसी भी एलिमेंट के उसके टर्मिनल पर आरोपित हो रहा हो, तब उसे हम विभवांतर कह देते हैं। लेकिन जो हमारे सोर्स होते हैं, जो वोल्टेज सोर्स हैं, करंट सोर्स हैं, उसके टर्मिनल पर जो विद्युत यानी कि विभवांतर अप्लाई होता है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो ये एक हिसाब से विभवांतर यानी कि वोल्टेज लेवल ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पर यहां पर अब आपको फॉर्मूला आया कैसे? ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आपको बताया था जब मैंने क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि विभवांतर क्या होता है। विभवांतर कुछ नहीं है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को लाने में जितना काम करना होता है उसी को विभवांतर कहा जाता है। ये डेफिनेशन थी, ये मैंने आपको वहां पे बताई हुई थी कि ऐसा क्वेश्चन भी आता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि W क्या है? W वो कार्य है। मान लीजिएगा यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का विद्युत क्षेत्र है
और यहाँ से आप जो है एक कूलाम जो चार्ज है उसको ला रहे हैं। तो लाने में जितना काम आपको करना पड़ना है वो यहाँ पर W है, और कितना आवेश आप ला रहे हैं वो उसकी वैल्यू नीचे है। तो इतनी जो इसका अनुपात निकल के आता है उसी को विभवांतर कहा जाता है, उसी को विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले के यूज से हम यहाँ पर निकाल देंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले के यूज से क्या, हमें यहाँ पर विद्युत वाहक बल निकालना है जो कि E होता है। W हमारा कार्य यहाँ पर दिया है 1350 जूल, और Q यहाँ पर IT होता है जो कि हमारा पहले फॉर्मूला में दिया हुआ है। अब हमने ज्यों की त्यों इनकी सभी की वैल्यू को अप्लाई किया यहाँ पर, जो कि हमारा Q बराबर 3 × 5 × 60, और यहाँ पर E बराबर बन जाता है 1350 अपॉन ये वैल्यू रखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 1.5 वोल्ट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से बनना चाहिए आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा के मान में 30 मिली एम्पियर की वृद्धि करने पर उसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 4.5 वोल्ट से बढ़कर के 7.5 वोल्ट हो जाता है। तो चालक का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जो चालक पदार्थ है उसमें धारा बह रही थी, उसकी धारा में हमने इतनी वृद्धि कर दी, यानी कि उसके जो करंट है उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी, करंट को बढ़ा दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, करंट बढ़ाएंगे तो जो विभवांतर, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ओम का नियम यही तो कहता है कि जिस रिस्पेक्ट में करंट बढ़ेगी उसी रिस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहां पर भी वही हो गया है कि 4.5 से लेकर के 7.5 वोल्ट हो गया है। तो अब यहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको फॉर्मूला है V बराबर, अगर आपने ओम का नियम पढ़ा होगा तो उसमें बताया था कि V बराबर IR होता है। अब R को निकालना है तो हम यहाँ पर I का पक्षांतर कर देंगे, R बराबर हो जाएगा आपका V अपॉन I। ये फॉर्मूला आपका रेजिस्टेंस का हो गया, ओम के नियम से निकला। लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा और यहाँ पर आपको चीजों को देखना होगा, और इस फॉर्मूले में ये देखना है आपको कि यहाँ पर जो डेल्टा लगा है, ये आगे देख रहे हैं ना, V के आगे भी डेल्टा लगा दिया, I के आगे भी डेल्टा लगा दिया। तो डेल्टा का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू परिवर्तित है, चेंज हुई है। ऑब्वियस सी बात है, ये चेंज ही तो हुई है ना, यानी कि V2 कोई वैल्यू थी, उसमें से V1 की वैल्यू को हटा देते हैं, हम घटा देते हैं, तो वही जो परिवर्तन हुआ वही तो आएगा यहाँ पर। तो पहले कितने था, 4.5 था, फिर बाद में कितना हो गया, 7.5 हो गया। तो परिवर्तित कितनी वैल्यू है, 7.5 में से 4.5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3 होगा। वही यहां पर किया गया है और उसी को यहां पर डेल्टा लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका फिर निकल के आता है कि ये V1 जो डेल्टा V है उसकी वैल्यू निकल के आती है 3 वोल्ट। क्यों निकल के आई, क्योंकि अधिकतम में से कम को घटा देंगे, क्योंकि हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कि कितना बढ़ गया था वोल्टेज। तो ऑब्वियस सी बात है, 4.5 से 7.5 हो गया तो 3 बढ़ा, तभी तो यहां पर जो है 7.5 हो पाया। तो यह हमारा ये डेल्टा निकल के आया 3 वोल्ट। इसके बाद करंट, अब करंट में ऑलरेडी उसने पहले से दिया है, ये नहीं कहा है कि करंट जो थी वो पहले इतनी थी फिर इतनी हो गई, वो ये कह रहा है कि 30 मिली एम्पियर करंट बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो बढ़ चुकी है तो वो ऑलरेडी यहाँ पर डेल्टा आई हो गया। अब इसको हमने वैल्यू को रख दिया, यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो ये 3 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये मिली एम्पियर है, अब मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁻³ की जो है उसकी पावर लगा देते हैं यहाँ पर। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारी सफिक्स और प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम हो गया, अगर उसको ग्राम में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 10⁻³ इसको लगाना होगा, ये ग्राम में कहा जाएगा। ये सारी चीजें आपने नॉर्मली फिजिक्स में 10th में पढ़ी होंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रीफिक्स लगा दिया है कि ये मिली एम्पियर है, इसको भी एम्पियर में कन्वर्ट इसलिए करना होगा क्योंकि ये वोल्टेज है और इनका दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए, ऐसा यूनिट में एक जैसा लेवल होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर 10⁻³ किया। जब इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर आंसर आया आपका 100 ओम। ये आपका करेक्ट आंसर निकल के आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एक जो तार है हमारा 15 मीटर लंबा तार है, जिसका जो एक समान परिक्षेत्र वाला जो क्षेत्रफल है, एक समान परिक्षेत्र मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, जैसे हमारा ये जो तार है कुछ इस तरीके का तार बन जाता है, ये बन गया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कहलाएगा, इसके आगे का जो क्षेत्रफल बनेगा उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसने बताया है वो है 6.0 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर।
और उस तार में नगण्य धारा प्रवाहित हो रही है, यानी यानी बिल्कुल नेग्लेक्जिबल करंट फ्लो हो रही है, जीरो से थोड़ी सी ज्यादा, उसको लगभग जीरो कह लेते हैं। तो इसका जो प्रतिरोध है वो 5 ओम हो तो प्रयोग के ताप पर इसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको बताना है। देखो प्रतिरोध भी पढ़ाया है आपको, विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ाया है कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने वो क्लासेस जरूर देखी होंगी, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी आप इनसे संबंधित क्वेश्चन बना पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन करा दूं और कह दूं कि यही क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को सीखना ही पड़ता है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, हर चीज़ आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने अपने मन में ही बोल दिया कि अब नहीं सीख सकते, हम टेक्निकल नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है, हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो ये हमने पहले ही बताया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि एक तार है जिसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो इतनी वैल्यू है, और उस तार का जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। करंट उसमें लगभग नगण्य के आधार पर फ्लो हो रही है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो रो होता है, और रो बराबर होता है RA/L। ये आया कहाँ से? ये आया था आपका R से ही, कि R बराबर एक फॉर्मूला होता है रो L/A। इसी को जब हमने वैल्यू को यहाँ वहाँ पक्षांतर कर दिया एक दूसरे की जगह, क्योंकि हमें रो की वैल्यू निकालनी थी, तो ये रो इस तरीके से फॉर्मूला बन गया। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है रो RAL, सभी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कि R बराबर 5 ओम है, 6.0 इंटू 10⁻⁷ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, लंबाई इसकी 15 मीटर है। सभी की वैल्यू को रखा, सभी को कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी इस तरीके से बनाना। इसके बाद आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चांदी का जो तार है, एक तार है, उसका जो अगर टेम्परेचर देखा जाए तो 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 ओम जो है उसका रेजिस्टेंस है, और उसी तार को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखा जाए तो फिर उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 2.7 ओम होता है। तो चांदी का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि इसका रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये बताइए इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। आपको पहले ही बताया है कि कोई जब चालक पदार्थ होता है तो वो एक टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस, एक सर्टेन पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। ठीक वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में भी हुई है। तो यहाँ पर जिस दर से, जिस रेट से वो बढ़ता है, यानी कि मान लीजिएगा 1 डिग्री में वो कितना बढ़ जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ जाएगा। ये जो दर होती है, जो रेट होती है, उसी को हम रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई। तो अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बराबर होता है R2 यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है, सेकंड वाला रेजिस्टेंस कौन सा हो गया? R1 होता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस कितना था पहले, इसके बाद R1 T1, वही बात हो गई R1 T1 रेजिस्टेंस, और T2 और T1 क्या हो गया यहाँ पर? T2 होगा यहाँ पर सेकंड वाला जो टेम्परेचर, और T1 होगा यहाँ पर फर्स्ट वाला टेम्परेचर। ये छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखना इसको, और इस तरीके से जब फॉर्मूला याद रखेंगे तभी तो क्वेश्चन बन पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मूला से, या फिर इस तरीके से न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.0044 पर जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें, क्योंकि जो टेम्परेचर रेजिस्टिव जो कोफिशिएंट होता है, रेजिस्टिव टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है वो पर डिग्री पर ही बढ़ता है, तो उसमें ये रेट ऑफ जो होती है वो ही यहाँ पर निकालनी हो जाती है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो निकल के यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद इसी तरीके से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक कॉन्सेप्ट ही है एक्चुअली में ये, तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बार बार मिलता होगा आपके एग्जाम में कि एक तार है, अगर उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। अब तक शायद आपने रटा होगा कि इसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है, लेकिन होता क्यों है? इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा, एक बार थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस रख के कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कभी इसको नहीं भूलेंगे आप। एक तार है, उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई को खींच दिया है। मेरे पास ये तार है, अब ये तार है, इसकी कुछ लंबाई होगी, इसका कुछ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। मैंने क्या किया, इस तार को यहाँ इस तरीके से खींच दिया, तो खींचने पर जो तार है उसका प्रतिरोध जो है पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है।
तो ये पूछा गया है कि ये जो प्रतिरोध है खींचने पर मैंने इसकी लंबाई दोगुनी कर दी है, तो इसका प्रतिरोध कितना हो गया है। तो तार को खींचने पर देखिए, तार जब हम खींचते हैं, ये तार है, इसमें हमने खींच दिया इसको, मान लीजिए ऐसा खींच दिया, ठीक है। तो इसमें इसी तार को खींचा गया है, तो इसकी तार को खींचने पर ये तार क्या हो गया, पतला हो गया, क्योंकि इसमें हमने ना तो कुछ अलग से जोड़ा है ना घटाया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसको खींच दिया है। तो उसका जो आयतन होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यों का त्यों रहेगा, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसकी लंबाई बदल जाएगी और उसका जो त्रिज्या है, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की जो त्रिज्या है वो बदल जाएगी, पर इसके वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं होगा। जो पहले वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अभी रहेगा। ये बात क्लियर हुई। अब मान लेते हैं कि हमारा जो तार है, पहले उसकी जो लंबाई थी वो L1 थी, पहले L1 लंबाई थी, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसकी जो त्रिज्या है, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बताया ना कि आपको, ये वाला होता है, ये आगे का एरिया होता है। कोई भी तार को देखेंगे, भले ही कितना भी पतला क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ उसका अनुप्रस्थ काट का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। उस एरिया की जो त्रिज्या है वो R1 है। इसी प्रकार से जब हमने तार को खींच दिया तो उसकी लंबाई क्या हो गई, L2 हो गई, और उस त्रिज्या जो है उसकी त्रिज्या बन के R2 हो गई। तो अब क्या होगा भाई, आयतन तो बराबर है ना, जो पहले आयतन था वही आयतन अब भी रहेगा, भला ही इसके लंबाई और त्रिज्या में अलग अलग परिवर्तन हो गया, पर आयतन तो सेम ही रहेगा ना। मान लीजिएगा वो तार जो था, उसकी जो वेट जो था, मान लीजिएगा 20 ग्राम था, आपने खींच भी दिया तब भी वो 20 ग्राम ही रहेगा ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से उसका आयतन भी सेम ही रहेगा। तो आयतन जब सेम रहेगा तो आयतन का एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, किसी भी जो छड़ होती है उसका, तार भी एक प्रकार की छड़ी तो है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर पाई R1, क्योंकि पहले जो उसकी त्रिज्या थी उसको रखा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और L1 जो उसकी पहले लंबाई थी उसको रखा। अब चूंकि आयतन बराबर है तो यहाँ पर भी क्या होगा कि पाई आर स्क्वायर जो है वो R2 स्क्वायर, और L2 स्क्वायर, जो R2 है वो उसको तार को खींचने के बाद की त्रिज्या हुई, और L यहाँ पर L2 जो हुआ वो उस तार को खींचने के बाद की जो लंबाई हुई। वॉल्यूम बराबर है इसलिए बराबर है, तो पाई से यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। इसके बाद आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी जो हमने यहाँ पर अभी जो पाई आर स्क्वायर एल था उसको क्या किया, इसको हमने पक्षांतर कर दिया उसको, तो L1 के नीचे L2 को लाए, और R1 के नीचे R2 के नीचे जो है R1 को ले आए, और इसके ऊपर जो था ये वर्ग पहले से ही था तो इसको वर्ग कर दिया। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद क्या था कि हमारा एक फॉर्मूला था, जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला रो एल ए होता है। तो R1 R2 यहाँ पर हो गया, L1 A1 इंटू A2 L2, ये यहाँ पर इस तरीके से हो गया। क्यों हो गया भाई, रो तो जो है ना, रो तो वो बराबर होगा ना, तार तो एक ही है ना, क्योंकि तार जो जिस पदार्थ का बना है वही तार तो है यहाँ पर, क्योंकि रो डिपेंड उस तार की आकार, उसकी जो आकृति है उस पर निर्भर नहीं करता। रो डिपेंड करता है उस पदार्थ जो है वो किस पदार्थ से बना हुआ है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। कोई तार चांदी का है तो उसका रो अलग होगा, कोई तार तांबे का है तो उसका रो अलग होगा। लेकिन यहाँ तो हमने तार को चेंज नहीं किया है ना, जो पहले तांबे का तार दिया था वही तांबे का तार अभी है, तो रो तो उसके लिए बराबर होगा, पहले भी बराबर होगा जब उसकी लंबाई छोटी थी, और जब हमने उसको खींच के लंबा कर दिया ज्यादा तब भी उसकी लंबाई बराबर ही होगी। तो यहाँ पर रो बराबर होगा, तो रो बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, R1 जब उसका पहले रेजिस्टेंस था, R2 जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, तो उसको इस फॉर्मूले से अब हम इस जो हमारा ये फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। तो L1 यहाँ पर L1 हो जाएगा, A1 यहाँ पर A1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे A2 यहाँ पर, और L2 यहाँ पर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R2 जो है थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप मैंने आगे लिख दिया है, इसको एक स्टेप नहीं किया है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा आपको कि R1 जो है वो किया, फिर R2 यहाँ पर कर दिया। चलो एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने मिस नहीं किया एक्चुअली, मैंने बहुत शॉर्ट में रख दिया इसको, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है। R1 यहाँ पर, R2 यहाँ पर कर दिया, तो इसके बराबर में क्या होगा, पहले R1 की वैल्यू ऊपर रखी जाएगी, फिर R2 की वैल्यू नीचे रखी जाएगी, फिर ये वैल्यू बटे में होगी, ये भिन्न में होगी, फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में होगी। तो इसके बाद इनको जब फ्रैक्शन से समान में लाएंगे तो ये यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, हालांकि यहाँ पर स्टेप मिस हो गया, कोई बात नहीं,
ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर L1 ये वाला हो गया, R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू इसके मल्टीप्लाई में किया तो ये इस तरीके से होगा। इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2। और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा गोल होता है ना वृत्त की तरह, तो वृत्त का जो इस तरीके से फॉर्मूला होता है उसका क्षेत्रफल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहां पर कर दिया। अब चूंकि R1 जो है सॉरी R2 जो है वो दूसरी वाली तार की लंबाई के आधार की त्रिज्या है, और R1 जो है वो पहले वाले तार के आधार पर जो त्रिज्या थी वो है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा ये कि R1 R2 L1 L2 तो पहले से था, ये पाई पाई कट जाएगा तो R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसको अलग अलग स्क्वायर को हटा के ऊपर से होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे हम कि हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट समीकरण था, फर्स्ट समीकरण में क्या था, फर्स्ट समीकरण में ये वाली वैल्यू निकल के आई थी कि R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर जो है वो L1 और L2 के बराबर है। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू थी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, देख रहे हैं ना, ये वैल्यू यहाँ पर रख दी है हमने। R2 R1 जो है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो इस वैल्यू को ज्यों का त्यों उठा के यहाँ पर रख दिया। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर रखा हमने इसको लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि जो L2 दूसरे तार की लंबाई होगी वो दोगुनी हो जाएगी पहले तार की लंबाई से, यानी दोगुनी हो जाएगी तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद इसको इक्वेशन को ज्यों का त्यों रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में इसको अप्लाई करके रखेंगे तो R1 अपॉन R2 हो जाएगा L1 स्क्वायर 2L1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर L2 बराबर 2L1 हो गया। और इसको जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये हमारा 1/4 आएगा। 1/4 का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर R1 अगर उसका रेजिस्टेंस 1 था तो R2 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका 4 गुना हो जाएगा। समझ गए इस बात को, इक्वेशन को भी समझ आ गया होगा आपको कि कैसे ये निकल के आया। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी जो तार है, हमारा कोई भी कंडक्टर मटेरियल से बना हुआ तार है, अगर उसकी लंबाई को हम 2 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम उसकी लंबाई को 3 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर तार की लंबाई में हम n गुना परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 गुना वाला पूछ लिया, आगे हो सकता है 3 गुना वाला पूछ ले, 4 गुना वाला पूछ ले। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा कि अगर उसकी लंबाई में n गुना परिवर्तन करते हैं, n गुना का मतलब 2 गुना कर रहे, 3 गुना कर रहे, 4 गुना कर रहे, 5 गुना, तो उसके जो प्रतिरोध होगा उसमें परिवर्तन n स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, और हमेशा अब आपको याद रखना चाहिए। इसी तरीके से इसमें बॉक्स में रखा गया है तो आपके दिमाग में भी बॉक्स में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक जो रेजिस्टेंस है उसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जहाँ पर कहा गया है कि 3 रेजिस्टेंस हैं जिनमें प्रत्येक अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू है। एक की वैल्यू 3 ओम है, एक की वैल्यू 6 ओम है, एक की वैल्यू 8 ओम है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि अगर इन तीनों रेजिस्टेंसों को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या होगा, और फिर अगर इसको हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या निकल के आएगा। इसके दोनों के फॉर्मूले आपको बताए थे हमने, कैसे निकलते हैं वो ड्राइव्ड करके बताए हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से दिमाग में आ सके। तो जो सीरीज यानी श्रेणी क्रम में होते हैं वो क्या होता है, इन सभी रेजिस्टेंसों का जोड़ हो जाता है, सीधा सीधा जोड़ हो जाता है। तो R बराबर हो जाएगा यहाँ पर R1 R2 R3, तीनों की वैल्यू को जोड़ देंगे, जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर यहाँ पर सीरीज में जोड़े गए रेजिस्टेंसों के अनुसार होगा। इसी के बाद हम यहाँ पर अगर इसके पैरेलल में निकालते हैं तो पैरेलल में क्या होता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इनको कुछ जो डायग्राम आपको दिखाया गया इस तरीके से जोड़ा जाता है। और इनके लिए फॉर्मूला आपको बताया था जब ड्राइव किया था फॉर्मूला, जब इसका फॉर्मूला निकाला था तो वो निकला था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अगर यहाँ और रेजिस्टेंस है तो प्लस में 1/r4 R5 जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सबको रख दिया जाता है। फिर यहाँ पर एक एक करके हम सभी रेजिस्टेंसों की वैल्यू को रखते हैं। इनको यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को यहाँ पर एलसीएम के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू निकल के आएगी। इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद बच्चे गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पर इतने स्टेप पे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। आंसर वहां पर 2 होंगे, ऑप्शन एक 15/24 होगा, एक 24/15 होगा। बच्चे यही गलत करते हैं, वो क्या करते हैं इस स्टेप पर ही क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उन्हें लगा कि वाह हमारा आंसर बन गया, हमारा क्वेश्चन सही है,
पर एक्चुअली में वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपने जो वैल्यू निकाली वो 1/r में निकाली, 1/r के फॉर्म में आपने वैल्यू निकाली। आपको वहां पर r के फॉर्म में वैल्यू पूछी गई है। जब r के फॉर्म में वैल्यू पूछी गई यानी कि जो r की वैल्यू है वो ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। जब r की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए तो ये नीचे की जो संख्या इसके बराबर आई थी ये वैल्यू भी पलट जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। इसीलिए ये 15/24 था वो बदल करके 24/15 हो गया है। समझ गए ये बात? इस बात को दिमाग में अच्छे से याद रखना, आगे गलती मत करना कभी भी। तो इस तरीके से इसका आंसर ये निकल के आया। हालांकि इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, वो आगे की चीजें हैं, वो तो इतनी छोटी मोटी चीजें हैं वो बनती होंगी आपको। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन होता है, इसको आपको याद रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर देख लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे के टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अच्छे से याद रखना है इस क्वेश्चन को। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं और इन रेजिस्टेंसों का यहाँ पर जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकल के आता है ए और बी पॉइंट पर, वो आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन की खास बात यहां पर यह है कि मीटर ब्रिज यानी कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। हालांकि आपको मैं व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो है नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर उसको ब्रीफ कर देता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या कहा गया था कि जो व्हीटस्टोन थे उन्होंने निकाला था, इस बात को निकाला ये था कि अगर 4 रेजिस्टेंसों को इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, 4 रेजिस्टेंसों को, एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस जो निकल के आता है वो इन दोनों रेजिस्टेंसों के जो अगर ये जो वैल्यू है, यानी कि ये पूरा सर्किट अगर बैलेंस करना है, जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है, जितनी करंट यहाँ फ्लो हो रही है, या जितना वोल्टेज यहाँ पर लग रहा है, जितना वोल्टेज यहाँ पर लग रहा है, वो क्या होगा कि अगर ऊपर वाली वैल्यू जो इन दोनों रेजिस्टेंसों की जो वैल्यू है उसका जो रेशियो है, अगर वो नीचे वाली रेजिस्टेंसों की वैल्यू का रेशियो बराबर होता है तो फिर यहाँ पर विभवांतर बराबर होता है, एक जैसा विभवांतर हो जाता है। यानी कि विभवांतर क्या होगा, फिर बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर, जैसे 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले इसका हम रेशियो देख लेते हैं। तो रेशियो क्या देखना है यहाँ पर, 3 ओम और 5 ओम, 3/5 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नीचे वाली जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं इनका रेशियो देखते हैं, तो 9/15। अब 9/15 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3 से 9 बार 3 बार चला जाएगा, और 3 से 15 भी 5 बार चला जाएगा। तो एक्चुअली में जो इसका रेशियो बन के आएगा वो 3/5 ही बन के आएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर पहले जो आगे रेजिस्टेंस लगे हैं उनका रेशियो बराबर है, और नीचे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका भी रेशियो बराबर है, 3/5 है, 3/5 है। जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो ये रेजिस्टेंस जो सर्किट दिख रहा है ये बैलेंस सर्किट कहा जाता है। यानी कि ये जो है एक ब्रिज और संतुलित अवस्था में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीच का जो रेजिस्टेंस लगा है इसमें वोल्टेज जाएगा ही नहीं, वोल्टेज नहीं जाएगा तो इसमें करंट भी नहीं जाएगी, करंट भी नहीं जाएगी तो चाहे ये लगा रहे नहीं लगा रहे इसका कोई उपयोग ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए ये बात? कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये और ये इन दोनों का मिलाकर के जो रेशियो निकल के आया, नीचे से मिलाकर के जो रेशियो निकल के आया, वो रेशियो बराबर है, अनुपात बराबर होना चाहिए, संख्या बराबर हो या नहीं हो। जैसे यहां देख रहे हैं ना 3/5 है, पहले वाले दोनों को मिलाकर के 3/5 और दूसरे का भी 3/5 आया अल्टीमेटली यहां पर आपने निकाला। तो जब ये बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस लगता है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसके अंदर वोल्टेज ही नहीं जाता, वोल्टेज नहीं आएगा तो करंट ही नहीं आता, यानी कि लगा या नहीं लगा कोई मतलब ही नहीं है इसका। यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस का कोई प्रभाव ही नहीं है। इसकी वैल्यू को निगलेक्ट करके आपको इसके आंसर को निकालना होगा। समझ गए ये बात? चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे हम। तो अभी अभी आपको बताया कि जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है तो हमने हटा दिया उसको। चलिए आप निकालिए, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। तो यहां से ये था, इसको निकाल दिया। तो निकालने के बाद अब हमने क्या देखा कि ये जो रेजिस्टेंस है 3 ओम वाला, ये वाला कुछ इस तरीके से जुड़ा है और ये वाला कुछ इस तरीके से जुड़ा है। बाकी वाले सर्किट को आप भूल जाइए, यानी कि जो आपको यहाँ वाला सर्किट दिखा रहा है ना, ये वाला सर्किट, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है यहाँ पर, फिलहाल के लिए भूलिए इसको।
अब आप देखिए अच्छे से क्या दिख रहा है आपको, ये दो रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ते हैं, ऐसे जुड़ते हैं ना कि एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा फिर एक रेजिस्टेंस ये जुड़ा, तो ये कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े। तो श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनको श्रेणी क्रम में हम फॉर्मूला लगा के कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ करके निकालते हैं, तो हमने यहाँ पर जोड़ करके निकाल दिया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, ऊपर वाली हमारी ये वैल्यू है निकल के आ गई, मान लो इन दोनों को वैल्यू निकल के आई R1। अब इसी तरीके से ऊपर वालों को भूल जाएंगे हम, चलिए हटाइए, इनको जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। तो इसके बाद इसको हटा दिया तो नीचे वाली यहाँ पर वैल्यू जो है उन दोनों को हम देखेंगे तो वो भी हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे यहाँ पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को जोड़ते हैं सीरीज के जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने दोनों को जोड़ करके एक रेजिस्टेंस बनाया, उसकी वैल्यू क्या निकाल ली, R2 निकाल ली। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना सॉल्व हुआ। इसके बाद यहाँ पर देख लिया तो R1 निकल गया, R2 निकल गया। R1 क्या हुआ, इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस बना वो R1 और इन दोनों को मिला करके जो रेजिस्टेंस बना वो R2। अब ये R1 R2 हमने वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन ये सर्किट बन कैसा रहा, ये R1 मान लीजिएगा दोनों को मिला करके रेजिस्टेंस ये हो गया और R2 ये हो गया कुछ इस तरीके से। अब आपको कैसा दिख रहा है ये, अब आपको दिख रहा है कि ये जो है ये समांतर क्रम में हो गए, ये समांतर क्रम में होंगे। तो अब इसके लिए समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला 1/r होता है, 1/r1 + 1/r2 ये फॉर्मूला होता है। इसको जब हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो 1/8 + 1/24। इन दोनों को एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जो वैल्यू ऊपर आती है उसको वैल्यू को रखा, और जो r है, अब r की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर 1/r है तो यहाँ पर 1/6 है, r ऊपर जाएगा तो 6 भी ऊपर जाएगा, और नीचे 1 आएगा तो 1 से कोई मतलब ही नहीं होता है। 1 चाहे किसी भी संख्या में भाग दो, एक ही वही संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, R = 6 ओम, यानी कि इस सर्किट का जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया वो 6 ओम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा गया। समझ गए ये बात। चलिए, तो आज जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। यही सारी चीज़ें जो आपको पढ़ने के लिए आवश्यक है वही आपको पढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, आप पढ़ते जाइएगा। चलिए, टेस्ट सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 60 रुपीज़ अमाउंट लग रहा है, ये मत देखिएगा आपकी ये पैसा लग रहा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए। थोड़ा बहुत अगर आप अपने खर्चे में कम कर देंगे तो आप एक नौकरी ले सकते हैं, अच्छी सी नौकरी मिल रही है आपको। इसमें सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बहुत केयरफुली तरीके से डिजाइन किया है, प्रीवियस ईयर एग्जाम को एनालाइज किया है, उसके आधार पर इनको क्वेश्चन को कलेक्ट करके इसमें रखा है, उसके पैटर्न पर उसके। तो ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसमें आप अपने एनालाइज कर पाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपकी नजर होगी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए वहां पर। तो ये डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज है, 60 रुपीज़ का अमाउंट है। लेना कैसे है, तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं आपको बाकी की जानकारी यहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा और यहीं से आप अपनी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चलिए, मिलते हैं कल नेक्स्ट इसी टाइम पर क्लास में डेली, जो कि हमारी 5:30 पर होती है। तो डेली मिलेंगे हम, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।